नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ऑडिट से रिलेटेड है। दरअसल जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ एक ही ऑडिट आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। दोस्तों, इसके अलावा भी एज अ मैनेजिंग कमेटी हमारा अपना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो दूसरे भी ऑडिट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होने चाहिए। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा ऐसे और दूसरे कौन कौन से ऑडिट्स हैं जो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजमेंट ने कंपल्सरीली पूरे करने चाहिए और ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज तक आप लोगों ने जो मुझे कोऑपरेशन दिया है और आपने जो मुझे सपोर्ट दिया है, उसकी वजह से मेरे YouTube चैनल के जो फर्स्ट क्राइटेरिया है सब्सक्राइबर्स का, वो मैंने आप लोगों के प्यार से और आपके सपोर्ट से पूरा कर लिया है। लेकिन अब मेरा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो अभी बाकी है। दरअसल जब मैं वीडियो के एनालिसिस को देखता हूँ तो मैंने देखा कि उसमें जो वॉच टाइम है वो ऑन एन एवरेज बहुत कम है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट टू एंड पूरा वॉच कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और आपके जो नॉन ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है ऑडिट से रिलेटेड। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कौन से ऑडिट्स होते हैं और किस तरह से टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उनको पूरा करना ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में, तो दरअसल फाइनेंशियल ऑडिट 3 तरह से हो सकता है। फाइनेंशियल ऑडिट में पहला पार्ट होता है इंटरनल ऑडिट। दरअसल जनरल बॉडी में इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। जनरल बॉडी में इंटरनल ऑडिटर का जो रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड किया जाता है। इंटरनल ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है? तो दरअसल अगर आपका सोसाइटी बहुत बड़ा है, आपका मंथली कलेक्शन 5 लाख 10 लाख और मोर देन 10 लाख है, तो आपका टर्नओवर काफ़ी बड़ा है। ऐसे में मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जाने से पहले अपने अकाउंट्स को इंटरनल ऑडिटर के थ्रू वेरीफाई करवाता है। दरअसल इंटरनल ऑडिटर ये कोई CA हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो सकती है, या इवन एक GDCA पैनल ऑडिटर भी हो सकता है। इसका अपॉइंटमेंट, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जनरल बॉडी में किया जाता है। अब वो जनरल बॉडी ज़्यादा करके देखा जाता है कि AGM में जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो उसी के साथ हम इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट कर देते हैं। दोस्तों, इंटरनल ऑडिटर हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं
स्टैट्यूटरी बुक्स है, अकाउंटिंग बुक्स है, रजिस्टर्स है, उनको प्रॉपर वे में वेरीफाई करता है। और अगर उसको कहीं पे कुछ इरेगुलरिटीज़ फाइंड आउट होते हैं तो वो मैनेजमेंट के ध्यान में ला कर देता है। बेसिकली इंटरनल ऑडिट का पर्पस ही होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना और एक्यूरेट अकाउंट्स ऑडिट के लिए लेकर जाना। परफेक्शन होना चाहिए अकाउंटिंग में, तो उसके लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। और इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को ब्रीफ करता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या करेक्शंस और चेंजेस होने चाहिए और क्या इरेगुलरिटीज़ हैं, कहाँ पे करेक्शंस की ज़रूरत है, कहाँ पे वेरिफिकेशंस की ज़रूरत है। उसके रिकमेंडेशंस पर मैनेजमेंट जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें करेक्शंस करता है, उसमें चेंजेस करता है और एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स तैयार कर पाता है। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। दरअसल जैसे आप, मैं, हम सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को क्लोज होता है। उसके बाद में विदिन 45 डेज हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रेडी रखने होते हैं। मतलब मई 15 तक हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रेडी रखते हैं, जो कि ऑडिट के लिए जाते हैं। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसका अपॉइंटमेंट हम अपने एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं। अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? तो जो पैनल ऑडिटर, जो लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स, जो पैनल ऑडिटर्स का लिस्ट रजिस्ट्रार अप्रूव करता है, जो रजिस्ट्रार फाइनलाइज करता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता है, उस पैनल ऑडिटर्स के लिस्ट से हम एक ऑडिटर को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी बुक्स, रजिस्टर्स, मिनट बुक्स जो एज पर बायलॉज नंबर 146 से लेकर 153 में दिए हुए हैं उनको चेक करता है, वेरीफाई करता है और अपना फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बिफोर 31 जुलाई सबमिट करता है। ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग कमेटी की होती है, खास करके सेक्रेटरी की होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट के बाद शायद काफ़ी कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। यदि मैनेजिंग कमेटी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है या ऑडिटर ने रेज किए हुए ऑब्जर्वेशंस और सजेशंस से वो सेटिस्फाई नहीं है, या जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसके ऊपर किसी सोसाइटी के मेंबर का ऑब्जेक्शन है, ऐसा किसी मेंबर का एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को जाता है या मैनेजिंग कमेटी का एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को जाता है, तो रजिस्ट्रार उस पर्टिकुलर ऑडिट को वेरीफाई करता है अपने लेवल पे और उसका री ऑडिट के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करता है। तो दोस्तों, री ऑडिट भी एक ऑडिट का प्रोसेस हो सकता है। तो जब हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं तो इसमें इस तरह से 3 तरह के मैंने ऑडिट आपको बताए: इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कि मैंडेटरी ऑडिट है, और साथ ही
मेंबर के या मैनेजमेंट के किसी के एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रार री ऑडिट का भी ऑर्डर पास कर सकता है। अब इसके बाद में जनरली जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ऑडिट ही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन दरअसल फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा भी एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं। अब दूसरा एक ऑडिट है इलेक्ट्रिकल ऑडिट। दोस्तों, जब नया कंस्ट्रक्शन होता है और कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो जनरली स्टैंडर्ड बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए बिल्डर डेवलपर एक स्पेसिफिक लोड अप्रूव करके लेता है, एक इलेक्ट्रिकल लोड अप्रूव करके लेता है और उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह बिल्डिंग में करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे बिल्डिंग में लोग रहने को आते हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती है, तो लोग अपने घरों में अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करते हैं और धीरे धीरे होता क्या है कि जो लोड कैपेसिटी बिल्डर ने ली है या जो हमारे बिल्डिंग में लोड कैपेसिटी अवेलेबल है उससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन जो है वो उससे कहीं ज़्यादा होने लगता है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत से इश्यूज आने लगते हैं। लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है, जैसे लिफ्ट्स वगैरह रहते हैं बड़े बड़े टावर्स में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज भी होता है। अब ये क्यों होता है? तो जैसे समझिए कभी जैसे प्रॉपर अर्थिंग ना होना, प्रॉपर अर्थिंग नहीं रहता है, या जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है वो जो वायरिंग है उस वायरिंग का प्रॉपर कैपेसिटी ना होना, मतलब जिस कैपेसिटी की वो वायरिंग होनी चाहिए उतने कैपेसिटी की वो वायरिंग नहीं है, तो यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है लेकिन कैपेसिटी सेम रहती है, सप्लाई लोड सप्लाई जो है वो सेम है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में शॉर्ट सर्किट्स होना, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होना, उससे आग लग जाना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल ऑडिट 2 साल में एक बार होना जरूरी है, वो भी लाइसेंस होल्डर इलेक्ट्रिकल एजेंसी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसके पास में कि प्रॉपर लाइसेंस हो, उनके द्वारा इलेक्ट्रिकल ऑडिट 2 साल में एक बार होना कंपलसरी है और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की होती है। दोस्तों, अब जैसे थर्ड ऑडिट है फायर एंड सेफ्टी ऑडिट। फायर एंड सेफ्टी ऑडिट साल में 2 बार होना जरूरी है, मतलब विद इन अ 6 मंथ्स पीरियड एक बार फायर एंड सेफ्टी ऑडिट होना जरूरी है। जैसे आप में से काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी होगी कि जो फायर एजेंसी, फायर एंड सेफ्टी एजेंसी हम लोग सोसाइटी में अपॉइंट करते हैं, वो एजेंसी हमें बी फॉर्म देता है। तो ये बेसिकली फायर एंड सेफ्टी ऑडिट है। फायर एंड सेफ्टी ऑडिट में
कंप्लीट बिल्डिंग का जो प्रीमाइसिस है उसको देखा जाता है और फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। फायर एंड सेफ्टी में पूरे कंप्लीट सोसाइटी के प्रीमाइसिस को इसलिए देखा जाता है कि पूरे प्रीमाइसिस में फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रॉपर वे में इंस्टॉल्ड हैं या नहीं हैं, साथ ही वो प्रॉपर वे में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ से रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं, लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसलिए हर 6 महीने में एक बार फायर सेफ्टी ऑडिट होना कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। और फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो बी फॉर्म सोसाइटी को इशू किया जाता है, ये बेसिकली एक लाइसेंस होल्डर फायर एंड सेफ्टी एजेंसी चीफ फायर ऑफिसर से हमें ये सर्टिफिकेट अप्रूव करके लाकर देता है सोसाइटी को कि वो एक्चुअली चीफ फायर ऑफिसर को इन बातों की जानकारी देता है और जवाबदारी लेता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो इक्विपमेंट्स सोसाइटी में इंस्टॉल्ड हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है और इंस्टॉल्ड है। यहाँ तक कि वो सोसाइटी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स, सुपरवाइजर्स, ऑफिस स्टाफ, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है कि ये जो सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ कैसे करना है, या कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये था फायर एंड सेफ्टी ऑडिट, जो कि मैंडेटरी है और 6 महीने में एक बार इसके लिए हमें चीफ फायर ऑफिसर से बी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो कि हमें हमारी फायर एंड सेफ्टी एजेंसी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपॉइंट की रहती है, वो हमें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इसी तरह आजकल जो बिल्डिंग्स तैयार होते हैं वो हाई राइज टावर्स होते हैं। पहले कैसे था, G+3, G+4 बिल्डिंग्स हुआ करते थे। अब कैसे है, G+5, G+10, G+15, G+20, यहाँ तक कि G+30 और G+50 ऐसे हाई राइज टावर्स भी एग्जिस्ट हैं। ऐसे में लिफ्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा लिफ्ट से रिलेटेड काफ़ी हादसे भी हुए हैं। तो ऐसे में दरअसल इसमें जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो वो बिल्डिंग कितने फ्लोर्स की है, उसमें कितने फ्लैट्स हैं, उसके बेसिस पे एप्लीकेबल DCR के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक डिसाइड किया जाता है कि उस बिल्डिंग में कौन सी लिफ्ट यूज़ की जाएगी, उसकी क्या कैपेसिटी होगी, कितने पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी, कितने लिफ्ट्स लगाए जाएंगे, ये वो DCR रूल्स और गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं। लेकिन वो लिफ्ट इंस्टॉलेशन का जो NOC है वो PWD के जो लिफ्ट इंस्पेक्टर हैं वो उसको वेरीफाई करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं और लिफ्ट सर्टिफिकेट देते हैं। दोस्तों,
जिस तरह लिफ्ट इंस्पेक्टर लिफ्ट के इंस्टॉलेशन के लिए एनओसी देते हैं, उसी तरह से वही अथॉरिटी लिफ्ट का ऑडिट भी करते हैं। दरअसल लिफ्ट का ऑडिट हर 6 महीने में होना चाहिए। साल में 2 बार लिफ्ट ऑडिट किया जाता है लिफ्ट इंस्पेक्टर के द्वारा, और उनका जो फी है, उनका जो चार्जेस है लिफ्ट ऑडिट का, वो हाउसिंग सोसाइटी ने पे करना चाहिए। तो ये भी एक ऑडिट है और मैंडेटरी ऑडिट है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर होती है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि और एक ऑडिट भी होता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पे होती है कि वो टाइम टू टाइम स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट कलेक्ट करे। दोस्तों, अगर आपके बिल्डिंग का लाइफ मोर देन 15 ईयर्स है, तब आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना पड़ता है। अगर बिल्डिंग का लाइफ 15 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम है, तो हर 5 साल के बाद एक बार आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना पड़ता है। ये स्ट्रक्चरल ऑडिट कौन करता है? तो जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, उनके जो पैनल स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, वो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं और आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट देते हैं। यदि बिल्डिंग का लाइफ 30 साल से ज़्यादा है, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को हर 3 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट करना होता है, और ये भी मैंडेटरी है। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग तरह के ऑडिट्स। जनरली जब हम ऑडिट की बात करते हैं, तो हमारे ध्यान में सिर्फ आता है कि हमें एक फाइनेंशियल ऑडिट करना है, लेकिन दरअसल वैसे नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट में भी मैंने आपको टाइप बताए कि इंटरनल ऑडिट भी होता है, स्टैट्यूटरी जो मैंडेटरी ऑडिट है वो है, उसके साथ ही रजिस्ट्रार से अप्रूव्ड स्पेशल ऑफिसर ऑडिटर के थ्रू री ऑडिट भी हो सकता है, वो भी एक ऑडिट है। और उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट है, फायर एंड सेफ्टी ऑडिट है और स्ट्रक्चरल ऑडिट है। ये सब ऑडिट्स हैं, और इन सब ऑडिट को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करके लेना और उन रिपोर्ट्स को सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ ही ये सोसाइटी के बिल्डिंग में रहने वाले मेंबर्स के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी, आप लोगों को कैसी लगी और आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और जैसे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड करूं, तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आप अपने क्वेरीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जैसे भी फ्री टाइम मिलता है आपके क्वेरीज़ को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।